हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर पार्ट 2। पार्ट 1 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तक पढ़ा था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। भी सर्किट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता ना तो पाथ करंट का कंटिन्यूस नहीं होता। सर्किट क्लोज का मतलब है सर्किट को पूरा करना। जैसे ही सर्किट पूरा हो जाता है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फैन ऑन करना है तो आप स्विच ऑन करते हो, तो जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते हो सर्किट क्लोज नहीं होता, यानी पूरा नहीं होता। और जैसे ही वो क्लोज हो जाता है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो सर्किट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सर्किट डायग्राम से, है ना। मान लो कि किसी घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम होने वाला है और एक रूम में इतने फ़ैन लगेंगे, अलग अलग रूम में ट्यूबलाइट्स इतनी लगेंगी, बल्ब्स इतने लगेंगे, एसी इतने लगेंगे, है ना, रेजिस्टेंस एंड ऑल। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, ऐसा नहीं है कि भाई फ़ैन लगा रहे हैं या बल्ब लगा रहे हैं तो हम उसका ड्राइंग करने लग जाएंगे। उनके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हैं, है ना, स्केचेस बनाने के लिए। तो उसको स्केमेटिक डायग्राम बोलते हैं। तो सिंबल्स क्या क्या हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में? जैसे कि हमारा सेल। अभी सेल से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। तो जब तक वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक भाई करंट ही फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सेल तो लगाना पड़ेगा। अभी सेल का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं, ठीक है। 2 वर्टिकल्स लाइन, ठीक है, एक बड़ी एक छोटी, है ना। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस इज अ सेल, ठीक है। तो सर्किट में जब भी हम सेल बनाएंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा करेंगे। बैटरी। अभी बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है? एक से ज़्यादा सेल अगर लगे हों तो हम उसे बैटरी बोल देते हैं। सो अ बैटरी इज हैविंग 2 और मोर सेल्स, ठीक है। मान लो कि एक बैटरी में 2 सेल लगे हैं तो हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। सेम ये सेल वाला स्ट्रक्चर बनाया हमने बट 2 सेल बना दिए। तो देखो अल्टीमेटली जो टर्मिनेटिंग एंड्स हैं वहाँ पे आपको 2 वर्टिकल्स लाइन ही मिलेंगी, एक बड़ी एक छोटी। सो दिस इज द पॉजिटिव वन, दिस इज द नेगेटिव वन, ओके। So this is the battery with 2 cells. जब भी सर्किट में हम बैटरी या सेल को रिप्रेजेंट करेंगे उसके नीचे हमें हमेशा वोल्टेज लिखना पड़ेगा कि कितना V मिल रहा है इससे। मान लो कि सर्किट में हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो यहाँ पे नीचे हम 6V लिख देंगे, है ना। मान लो कि हमने दो सेल लगाए हैं एक बैटरी में और एक सेल 1.5 वोल्ट का है, तो 2 सेल कितने हो जाएंगे? 3 वोल्ट के। तो यहाँ नीचे हमें 3V लिखना पड़ेगा। हाँ, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल और अ बैटरी, ठीक है। किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए हमें स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच कहो या की कहो एक ही बात है, ठीक है।
बिना स्विच के सर्किट क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सर्किट की डेफिनेशन बताई, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो स्विच लगाएंगे तभी सर्किट पूरा होगा, तो इसको स्विच बोलो चाहे की बोलो। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, ब्रैकेट जैसा। ठीक है, अभी ये ओपन की है, यानी सर्किट क्लोज नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। और जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो की में सेंटर में यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अभी ये क्लोज्ड की है, यानी सर्किट पूरा हो जाएगा, स्विच ऑन हो गया है। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है ना, लाइक दिस। इसको नीचे करेंगे, ये इस पे जैसे ही टच होगा स्विच ऑन हो जाएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर ईजियर देन दिस वन। ओके, तो स्विच या की जब भी हम सर्किट में लगाएंगे उसका रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा आपका। ठीक है, जॉइंट वायर्स, सर्किट में दो वायर लगे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, तो सिंबल ऐसा होगा, ये एक वायर ये दूसरा वायर, और क्योंकि दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट हम लगा देंगे, है ना। वायर्स क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट कनेक्शन, यानी एक के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है बट कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, तो उस केस में ये एक वायर बनाया, ये दूसरा वायर बनाया, है ना। ये वायर देखो यहाँ तक सीधा आया और इसके ऊपर से निकल गया, ये दोनों टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जॉइंटेड नहीं है, अगर जॉइंट होते तो ऐसा डॉट हम बनाते। तो ये जॉइंटेड वायर्स के लिए है, एंड दीज टू रिप्रेजेंट्स वायर्स क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट कनेक्शन, है ना, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, एक के ऊपर से दूसरा वायर निकल जा रहा है, ये दोनों जॉइंटेड वायर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट अप्लायंस जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का सिंबल कैसा रहेगा? बल्ब, ठीक है, ऐसा हार्ड जैसा सिंबल। ठीक है, तो बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, फिर सर्किट्स में हमें रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं। रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, इसकी डिटेल आगे इस चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, रेजिस्टेंस सर्किट्स में यूज किए जाते हैं करंट के फ्लो को रोकने के लिए, करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए, है ना। सो रेजिस्टेंसेस आर द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अपोज, है ना, और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो करंट के फ्लो को अपोज कर दिया जाता है, जहां पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें कम करंट चाहिए, हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है टू रेजिस्ट, रोकना। सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे इलेक्ट्रिक फैन है जो हम यूज़ करते हैं घर पे, पंखा हमारा, उसमें रेगुलेटर लगा होता है। तो रेगुलेटर जब आप 5 पे करते हो तो बहुत तेज़ घूमता है वो, है ना। तो 5 पे कर रहा है और बहुत तेज़ घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है ना, यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया। और जब आप उसको 1 पे करते हो तो बहुत स्लो घूम रहा है, इट मीन्स रेजिस्टेंस आपने मैक्सिमम कर दिया, तो करंट का फ्लो कम हो गया, है ना। तो ये यूज़ होता है रेजिस्टेंस का, अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरह के यूज़ हैं, और क्योंकि ये करंट के फ्लो को रोकता है तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसा करते हैं, जिगजैग लाइंस, है ना। तो मान लो कि ये रोड है, तो अगर ऐसा रोड हुआ तो इस पर क्या गाड़ी हम तेज़ ले जा सकते हैं? नहीं, ये उसको ज़्यादा अपोज करेगा, ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। सब कुछ इस तरह का सिंबल हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और नीचे आर लिख देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है ना,
वो होती है ओम। ओम ना, शिव जी वाला ओम नहीं, ओम रेजिस्टेंस। और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में ये सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, उसकी यूनिट क्या है। एज ऑफ नाउ जस्ट लर्न दिस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। मान लो कि किसी सर्किट में मुझे ज़रूरत है 3 रेजिस्टेंसेस की। मैंने पहले 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, फिर 2 ओम का लगाया, 3 ओम का लगाया, और अलग अलग रीडिंग्स ली, अलग अलग वैल्यूज़ ली मैंने उस सर्किट में, है ना। अगर उसकी जगह पे मैं एक ऐसा रजिस्टर लगा दूं जिसमें मैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम उसका रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकूं, तो है ना, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस हुज वैल्यू कैन बी वेरीड, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसका सिंबल भी यही रहेगा, सिर्फ बीच में से एक एरो निकाल देंगे हम। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फैन के रेगुलेटर का जो आपको एग्जांपल दिया ना, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही एग्जांपल है। रेजिस्टेंस को वेरी कर देते हैं, 5 पे करते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ठीक है, 1 पे करते हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाता है, तो मिनिमम करंट फ्लो करता है, इसीलिए फैन स्लो चलता है। ठीक है, तो वेरी कर सकते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर ये लगाया है तो ये सिंबल यूज करेंगे, सिंपल रेजिस्टेंस लगाया तो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, एमीटर। एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, सेंटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, और एमीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर करंट, करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने में। मान लो हमें मेजर करना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू पता करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को पता करने के लिए हमें सर्किट में एक एमीटर लगाना पड़ेगा, और वो भी कैसा लगाना पड़ेगा? सीरीज में लगाना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा वोल्ट मीटर। Voltmeter is used to measure वोल्टेज। सर्किट में कितना वोल्टेज है, या कंडक्टर को कितना वोल्टेज मिल रहा है। अभी वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा हमने। ठीक है, तो कितना V सप्लाई हो रहा है वो मुझे मेजर करना है, तो मुझे वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा सर्किट में। रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, वहां पे एमीटर था तो ए लिखा था, यहाँ वोल्ट मीटर है तो वी लिख दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में ही लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि सीरीज क्या है सर्किट में और पैरेलल किसे बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि 3 लोग हैं और कुछ ऐसा खड़े हैं। ये पहला बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, अभी ये तीनों किस तरीके से खड़े हैं आप देखो। पहले बंदे का
जो दूसरा हाथ है वो दूसरे बंदे के पहले हाथ से अटैच्ड है ना, और दूसरे बंदे का जो दूसरा हाथ है वो तीसरे बंदे के पहले हाथ से अटैच्ड है। ऐसे खड़े हैं, ऐसे हाथ पकड़ के, है ना। इसी तरीके से अगर रजिस्टर्स को लगाया जाए, ये पहला रजिस्टर का दूसरा एंड जहाँ एंड होता है वहाँ से हम दूसरा रजिस्टर स्टार्ट कर दें, और दूसरे का दूसरा एंड जहाँ एंड होता है वहाँ से हम तीसरा रजिस्टर स्टार्ट कर दें, लाइक दिस। Then these three resistors R1, R2 and R3 are in series. ठीक है। सीरीज में कब सर्किट बनाया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आगे इस चैप्टर में आने वाला है ना। एज ऑफ नाउ सिर्फ समझ लो कि सीरीज क्या होता है। अभी एमीटर हमेशा हम सीरीज में ही लगाते हैं, यानी यहीं पे हम सर्किट में आगे एमीटर लगा देंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया पैरेलल में लगाते हैं। अभी पैरेलल क्या है, ठीक है। ये पहला बंदा खड़ा है, ये दूसरा बंदा खड़ा है ना। अभी इसको 3D में इमेजिन करो, ऐसा मत समझो कि एक के माथे पे दूसरा खड़ा हो गया, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये तीसरा है, और चलो इनके हाथ थोड़े से लंबे कर देते हैं हम, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो पहला बंदा ऐसे खड़ा है, दूसरा और आगे खड़ा है, उसने उसके पीछे ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, और तीसरा वाला बिल्कुल पीछे है और उसने ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं। तो तीनों एक के आगे एक हैं, और तीनों ने हाथ एक साथ पकड़े हुए हैं। इमेजिन इट लाइक दिस, है ना। ये पहला, ये पीछे खड़ा है, ये वाला उसके आगे खड़ा है, ये पीछे, ये वाला दूसरा उसके आगे, और तीसरा सबसे आगे, और तीनों ने हाथ जोड़े हुए हैं। तो किस तरह से दिखाई देगा इमेजिन करो आप। तो ये ही पैरेलल सर्किट है, ठीक है। कैसा बनेगा ये सर्किट, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, R1, R2, R3। तो देखो ये तीनों पैरेलल हो गए, है ना। अभी वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो इन तीनों के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, प्लस और माइनस, पैरेलल हो गया। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है तो ऐसे लगेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है तो ऐसा लगेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एमीटर को हम सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, है ना। तो देखो भाई, एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसको हमें सीरीज में ही लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि करंट इसमें से इजीली फ्लो होकर निकल जाए और हमें वैल्यू मिल जाए। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, तो अगर इसको सर्किट में हम पैरेलल में लगाएंगे ना, सो इट विल बाय ऑल द करंट फ्रॉम द सर्किट। सर्किट का सारा करंट ले लेगा इजीली और खराब हो जाएगा, है ना। सर्किट में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर, अभी वोल्ट मीटर को पैरेलल ही क्यों लगा रहे हैं हम, है ना। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज मेजर करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम अक्रॉस द एंड्स ही मेजर करते हैं। मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर है, कॉपर का वायर है, तो अगर इसमें वी है तो इसके अक्रॉस द एंड्स, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कितना है वी, वो मेजर किया जाता है। तो अक्रॉस द एंड मेजर करना है तो पैरेलल ही लगाना पड़ेगा, है ना। और इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि अगर इसको मैं पैरेलल से हटा के सीरीज में लगा दूंगा तो ये कुछ रीडिंग ही नहीं देगा, वैल्यू ही नहीं देगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel in the circuit। तो ये सीरीज और पैरेलल को आगे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा स्पेसिफिकली, है ना।
चलो एक डायग्राम की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों को सीरीज में लगाना है और तीनों की वैल्यू दी है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। तो कैसे लगाएंगे? ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में लगा दिए। इसकी वैल्यू थी 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे मेजर करना है। तो मुझे सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा? एक एमीटर लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने सीरीज में एमीटर लगा दिया। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, है ना। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि भाई वोल्टेज के लिए जो बैटरी या सेल यूज हो रहा है वो 6 वोल्ट का है। तो ये 6 वोल्ट का हमने सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव, ठीक है, कनेक्ट होगा। स्विच तो लगाना ही पड़ेगा, की लगानी पड़ेगी, यहां लिख दिया की। ये बन गया सर्किट, है ना। अब अगर मुझे ये मेजर करना है कि 10 ओम का जो ये वायर है, रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो मुझे वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर। तो देखो ये पैरेलल में लगाया हमने, एमीटर हमने सीरीज में लगा दिया। ठीक है, अभी देखो ये ध्यान रखना है, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव घूम के आओ यहां से एमीटर के नेगेटिव से, बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, है ना। अभी भी ये सर्किट अधूरा है, थोड़ी सी गलती है इसमें। क्या गलती है? मैंने करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे करंट जाता है। तो ये एरो बना दिया मैंने, पॉजिटिव से चला और नेगेटिव पे पहुंच गया। नाउ दिस सर्किट इज करेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सर्किट बनाने पड़ेंगे आपको। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओके, तो ओम ने अपने लॉ में क्या बताया? देखो, ओम ने क्या लॉ दिया कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ेगी, है ना। पहली फिजिकल क्वांटिटी को कम करेंगे तो दूसरी भी कम हो जाएगी, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। तो द इलेक्ट्रिक potential difference developed across the ends of the conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. The electric potential difference यानी V, वोल्टेज, डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस ही डेवलप होता है, इसलिए ये लिखा हमने, इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का मतलब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम होगी तो दूसरे की भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द सिंबल फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर सर्किट में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट भी बढ़ जाएगा, ये मतलब है इसका। और अगर सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू कम कर देंगे हम तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अभी यहाँ पे साथ में और इतना आपको और लिखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखा हमने, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी वेरी हो जाती है, तो ये रिजल्ट नहीं मिलता, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। सो दिस इज द ओम्स लॉ। अगेन रिपीटिंग, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the electric current flowing through it at constant temperature. So V हमेशा I के प्रोपोर्शनल होता है। और फिजिक्स में हमें रूल पता ही है, आप 8th और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। सो V इज इक्वल्स टू IR, where R is proportionality constant, है ना। R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये अभी मैंने आपको समझाया, रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, है ना, बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। मान लो कि ये कॉपर का वायर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये कुछ ना कुछ करंट को रोकने की कोशिश करेगा, एकदम से फ्लो नहीं होने देगा, है ना, तो वो इसका रेजिस्टेंस है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। अभी इस फॉर्मूले से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल में काम आते हैं, है ना। V प्रोपोर्शनल टू I, ये तो ओम्स लॉ से मिला हमें, इसको सॉल्व किया तो V इज इक्वल्स टू IR मिला। V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, अभी बताई मैंने आपको, ओम, और इसका सिंबल है लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द ओम्स लॉ, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि ये रिजल्ट हमें मिले, है ना। तो एक एक्टिविटी हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया है एनसीईआरटी की, उसकी हेल्प से ओम्स लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। सो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।